अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अदनान स्केरी स्टोरीज। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपनी स्टोरी लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए उसे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा और उसका क्रेडिट आपको दूंगा। चले आ जाए भी वो लोग जिन लोगों ने बहुत डिमांड की थी कि अदनान भाई जंगल की स्टोरीज लेकर आए। ये हमें हमारे एक दोस्त ने भेजी है जो कि यूएसए में है और इन्हें ये स्टोरी इनके एक फ्रेंड ने सुनाई थी जो कि एक गोरा है और वहाँ के एक जंगल में एज अ फॉरेस्ट रेंजर जॉब करता है। तो लाइफ में इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो इन्होंने हमसे शेयर किया। स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा, स्टोरी बहुत खौफनाक है। बाकी मुझे यकीन है आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नीचे एक लाइक का बटन नजर आ रहा होगा। चलो यार, अब इतना तो हक बनता है। चलते अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक फॉरेस्ट रेंजर के बारे में जो अमेरिका में एक बहुत बड़े जंगल में जॉब करता था। वो मेरा दोस्त है जैसन। वो एक फॉरेस्ट रेंजर है। एक दफ़ा हम सब दोस्तों की गेट टुगेदर थी। मैंने उससे कहा कि तुम जंगल में ड्यूटीज करते हो। जिस जंगल को देख कर ही मुझे रात के टाइम खौफ आता है और तुम वहाँ रात भर ड्यूटीज करते हो, तुम्हें खौफ नहीं आता। और मैंने उससे पूछा कि कभी तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो तुम बताना चाहो जिससे तुम बहुत डर गए हो। तो फिर उसने हमें एक स्टोरी सुनाई जो उसके साथ अपनी आप बीती थी। उसने कहा कि जंगल में एक ऐसा एरिया है जहाँ किसी न किसी रेंजर की एक दफ़ा ड्यूटी लाजमी लगती है अपने कैरियर में, मगर वो एरिया अपनी पुरस्कारियत की बिना पे बहुत खौफनाक माना जाता है, जिस वजह से वहाँ पर रेंजर अपनी ड्यूटी लगवाना पसंद नहीं करते और वो डरते हैं कि वहाँ उनकी ड्यूटीज ना लग जाए, क्योंकि जिसकी भी वहाँ ड्यूटी लगती है उसे एक मंथ के लिए अपना राशन पानी लेकर वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि वो जगह जंगल में भी कई किलोमीटर अंदर है, तो वहाँ से घर आना जाना पॉसिबल नहीं है। तो रेंजर को एक मंथ के लिए वहाँ छोड़ दिया जाता है। और वो जगह ऐसी है कि वहाँ जंगल में आग लगने का खदशा होता है, तो वहाँ की हिफाजत भी ज़रूरी है। और अगर जंगल के किसी एक हिस्से को भी ज़रा सी भी आग लग जाए तो देखते ही देखते पूरा जंगल खाक हो जाता है। तो इसलिए वहाँ रेंजर्स की ड्यूटी ज़रूरी होती है कि फौरन इमरजेंसी में फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाए और जंगल को महफूज बनाया जाए। अच्छा होता ही है कि मेरी वहाँ ड्यूटी लग जाती है और मैं वहाँ के लिए रवाना हो जाता हूँ। हम 2 लोग थे। यकीन करो, घंटों का सफ़र सिर्फ उस जंगल में ही करके हम उस जगह पहुँचते। इससे पहले तो हमने जंगल में टावर्स पर ड्यूटी की थी, पर वो एक कंट्रोल रूम था जो कि एक घर टाइप का बना हुआ था जिसमें 2 रूम थे। पीछे वाला रूम आराम के लिए बना हुआ था और आगे वाला रूम कंट्रोल रूम था। उसमें बेस कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे इक्विपमेंट लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे, जो कि जंगल में दूर दूर तक कुछ कैमरे नस्ब किए हुए थे और कंट्रोल रूम में उनकी स्क्रीन्स लगी हुई थी उस जंगल पे नजर रखने के लिए। जो कंट्रोल रूम था उसके सामने एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था जिसकी वजह से जंगल के अंदर नजर आता था। हमारे साथ एक ट्रेन डॉग भी था। हम वहाँ पहुंचे थे। हमसे पहले जो वहाँ पर रेंजर्स थे वो वापसी की तैयारी के लिए बैठे थे। उनसे हमने हैंड ओवर टेक ओवर करना था और फिर उसी गाड़ी में उन लोगों ने वहाँ से निकलना था। हमारी उनसे हेलो हाय हुई। उनके चेहरे बहुत उतरे हुए थे, वो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे थे और फिर वो हमसे मिलकर बहुत खुश हुए, जैसे वो यहाँ से बस जान छुड़ाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात को 8 बजे तुम लोगों ने अपना रूम लॉक कर लेना है और कोई भी डोर पर नॉक हो तो दरवाज़ा मत खोलना। ये बहुत अजीब बात है। अब इतना टाइम नहीं था उनसे डिटेल पूछने का क्योंकि उन्हें जाने की जल्दी थी। अच्छा, अब हमारी ड्यूटीज में शामिल था कि हमें हर 6 घंटे बाद जंगल का एक राउंड लगाना होता है, यानी एक सुबह 6 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे और फिर रात को 12 बजे। उन्होंने कहा कि अकेले तो तुम लोग सिर्फ दिन में ही राउंड लगा सकते हो और रात में दोनों एक साथ ही जाना राउंड लगाने।
अब उसने ऐसी बातें की कि हम लोग पहले ही अंदर बहुत घबराए हुए थे कि उसकी बात सुन के हमें और खौफ आने लगा। वो लोग गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। अब चूंकि हमें शाम हो गई थी और शाम के 8 बज रहे थे, हमने टाइम देखा तो ख्याल आया कि अभी 12 बजे वाला राउंड हमें लगाने जाना है। हमने कुछ देर आराम किया, मैप को देखा, उसे समझने लगे कि हमें जब भी राउंड लगाना होगा तो हम किस तरफ जाएंगे। खैर वो सब हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। उससे पहले हमें प्री ट्रेनिंग दी गई थी। मैं अब इतनी डिटेल आपसे शेयर नहीं कर सकता। उस रूम के बाहर भी एक छोटा सा रूम था जो रेंजर डॉग के लिए अलग से इंतजाम था, और माइक उसके रूम में भी लगा हुआ था कि अगर वो डॉग कुछ कहना चाहे, अंदर से भौंके, तो उसकी आवाज हमें कंट्रोल रूम में लगे स्पीकर से साफ सुनाई देती थी। उस कंट्रोल रूम में कुछ LCDs लगी हुई थी जो कि जंगल में कुछ पॉइंट्स पर लगे कैमरास लगे हुए थे। उस जगह जहां पर कैंपिंग करने वाले लोगों को अलाउ था, मगर उनकी हिफाजत के लिए कैमरास लगे हुए थे, तो हम उन्हें भी वॉच कर रहे होते थे। खैर हम लोग फ्रेश हुए, खाना खाया और फिर बैठ गए, अपनी चीजें सेट की और फिर कैमरा में देखने लगे। रात 12 बजे तो हमने अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी और सेफ्टी शूज पहने और निकल पड़े अपने राउंड के लिए। हमारे पास टॉर्चेस भी थी। अब जंगल में राउंड लगाने का एक्सपीरियंस तो था, मगर इतने घने जंगल में जहां हमें अंदाजा है कि यहाँ अगर हमें कुछ हो गया तो यहाँ पता नहीं हमें कब तक कोई हेल्प पहुंच सकेगी। हम जंगल का राउंड लगा रहे थे। हमारे पास वॉकी टॉकी थी, उस पे एक अजीब स्टैटिक की आवाज आने लगी। अब जिस चैनल से वो साउंड आ रहा था वो चैनल हमारी बेस वॉकी टॉकी का था जो कि कंट्रोल रूम में लगी हुई थी। बेस कंट्रोल रूम मतलब जहां हम लोग आए थे। मैंने अपने साथी से कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग तो यहाँ हैं, पीछे बेस पे कोई नहीं था, तो ये आवाज कैसी आ रही है, जैसे बेस वाली वॉकी टॉकी का किसी ने बटन दबाया हुआ है। मेरा साथी भी परेशान हो गया। खैर हमने वहां से वापसी की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब हम वापस आए और जैसे ही अपने रूम के शीशे के सामने पहुंचे तो वो साउंड आना बंद हो गया और कंट्रोल रूम के अंदर एक लाइट ऑन थी। वो कंट्रोल रूम हमें बाहर से पूरा दिख रहा था। हम जब अंदर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था और होने का सवाल भी पैदा नहीं होता क्योंकि रूम बाहर से लॉक था। लेकिन हमारा डॉग बुरी तरह भौंक रहा था, जैसे वो मानो हमसे रस्सी छुड़वा कर भागना चाह रहा हो। हमने उसे छोड़ दिया। वो भागता हुआ रूम में गया, फिर वहां से वॉशरूम में, और वहां जो डक था उसकी तरफ देखकर भौंकने लगा। फिर बाहर गया, उस डक से जंगल की तरफ जो रास्ता जा रहा था वहां की तरफ देखकर भौंकने लगा। हमने देखा दरख्तों के पत्ते हिल रहे हैं और जैसे कोई अभी वहां से भागकर उस रोशनदान से जंगल की तरफ गया है। खैर हमने उस तरफ लाइट मारी पर वहां हमें कोई नजर नहीं आया, लेकिन हमें ये अंदाजा हो गया था कि जो भी अंदर आया था हमें हमारे वॉशरूम के डक से आया था और यहाँ से ही गया था। हमने सबसे पहले वो डक बंद किया। खैर वो जो थोड़ी देर की पैनिक वाला माहौल था उसने हमें झुंझला कर रख दिया था। हम परेशान हो गए थे, ये शायद कोई जानवर था या कुछ और, हम कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। अब मैं अपने बेड पर आके लेट गया। एक ने उस कंट्रोल रूम में ड्यूटी देनी थी और दूसरा आराम कर सकता था। हर 6 घंटे के बाद हमारी ड्यूटीज चेंज होनी थी। पहली रात तो मेरे साथी ने ही ड्यूटी दी कि और सुबह 6 बजे का राउंड मार कर वो आ गया और खुशकिस्मती से कोई मसला नहीं हुआ। मगर नेक्स्ट नाइट मैंने ड्यूटी देनी थी। उसके कुछ दिन बहुत सुकून से गुजरे। हम सुकून से राउंड लगा कर आ जाया करते थे। हम सोचते थे कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ, बस वही एक वाकया हुआ था पहले दिन। उसके अलावा यहाँ के बारे में कुछ बातें मशहूर हैं, कुछ बहुत पुरस्कार खौफनाक बातें, पर अभी तक हमें कोई ऐसी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दी। आहिस्ता आहिस्ता बहुत कॉन्फिडेंट हो गए उस जगह को लेकर।
हमें कोई मसला नहीं हो रहा था, हम अपनी ड्यूटीज में अकेले ही राउंड लगाया करते थे। दिन तो दिन हम रात को 12 बजे वाला राउंड भी अकेले ही करने लगे। हम सुकून से राउंड लगा कर आ जाया करते थे। हम सोचते थे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ, जो यहाँ के बारे में हमें बातें पता चली थी, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। एक्चुअली हुआ ये कि हस्ब मामूल रात के राउंड पे मेरे साथ वाला जो रेंजर साथी था वो राउंड पे गया। मैं कंट्रोल रूम में बैठा कैमरा वॉच कर रहा था। एक कैमरे में मुझे मेरा एक साथी भी नजर आ रहा था, लेकिन कुछ ज्यादा क्लियर नहीं नजर आ रहा था। साथ में उसके डॉग भी था। मैंने देखा, और जब मैंने गौर किया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे उस साथी और डॉग के अलावा भी उन दोनों के पीछे कोई था। वो कोई ब्लैक सी परछाई थी। मैंने अपने साथी को कॉल की। मैंने कहा कि डैनियल, तुम अपने पीछे देखो, मुझे लग रहा है तुम्हारे पीछे कोई है। वो फौरन पीछे मुड़ा और उसके हाथ में एक टॉर्च थी। उसकी घबराई हुई आवाज आई, मेरे पीछे तो कोई नहीं है और मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे वाकई अब उसके पीछे से मुझे डॉग की आवाज आने लगी। उसने भौंकना शुरू कर दिया। मैंने उसे कॉल दी। मैंने कहा कि तुम गौर से देखो, कोई इंसान नुमा कोई फिगर है। मुझे कैमरा में सही तरह दिख नहीं रहा, लेकिन है कोई तुम्हारे पीछे। अब तुम्हारा मुंह इस तरफ है तो वो बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम क्यों बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? कोई है तुम्हारे पास? डैनियल बहुत घबरा गया था और कहने लगा, नहीं, मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कोई नहीं है। खैर ये बात करनी थी और ऐसा लगा किसी ने कैमरा पे कोई चीज हिट किया और उस कैमरे का रुख चेंज हो गया। यानी अब जो मंजर मुझे नजर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा था, और फौरन से मुझे जंगल से डैनियल की चीख सुनाई देती है। मैं फौरन से निकलता हूँ और उस तरफ भागना शुरू कर देता हूँ जिस तरफ से डैनियल की चीख की आवाज आई थी, और डैनियल को आवाज देने लगा। मुझे दूर उस डॉग के भौंकने की आवाज भी आ रही थी, मगर डैनियल को आवाज देने से वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। खैर मैंने भी टॉर्च पकड़ी हुई थी और पैनिक में भाग रहा था। अच्छा, जैसे ही मैं वहां पहुंचा जहां डैनियल था, वहां मैं डॉग की आवाज की हेल्प से पहुंचा था। जब देखा तो डैनियल वहां बेहोश पड़ा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो होश में नहीं आ रहा था। अच्छा, यहाँ एक बात बताता चलूं कि जो कंट्रोल रूम था वहां अंदर एक माइक लगा हुआ था, जिसमें कभी बात करो तो कंट्रोल रूम की छत पे लगे स्पीकर से वो आवाज खामोश जंगल में दूर दूर तक सुनाई देती थी। होता ऐसा था कि अगर कैंपिंग के लिए आने वाले लोग वहां उस जंगल के दिए हुए कानून में वायलेशन करते थे, यानी खिलाफ वर्जी करते थे, और हमें वहां पहुंचने में टाइम लगना होता था, तो हम कैमरा पे देख के ही स्पीकर में उन्हें वार्न कर देते थे। खैर बैक टू द स्टोरी। मैं यहाँ डैनियल को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके लिए पैनिक होकर जब वहां से निकला था तो मैंने कंट्रोल रूम का डोर ओपन ही छोड़ दिया था। वो मेरे तब जहन में आया जब मुझे कंट्रोल रूम से उस स्पीकर पे एक बहुत अजीब घुर्राने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ बोलना चाह रहा हो मगर उसे कुछ बोला नहीं चाह रहा हो। वो मुंह में आने वाले हर अजीब और गरीब लफ्ज को उस माइक पे डिलीवर करता जा रहा। मैं अब डर गया था, और अब यहाँ डैनियल बेहोश पड़ा था और कंट्रोल रूम के स्पीकर पे एक अजीब आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैं दोनों तरफ फंस चुका था। मैंने डैनियल को भी लेकर उस कंट्रोल रूम में जाना था, लेकिन कंट्रोल रूम में भी कोई था। मैंने डैनियल को काफी होश दिलाने की कोशिश की, मगर वो होश में भी नहीं आ रहा था। मैंने कैसे भी उसे उठा के कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इतने में तेज बारिश शुरू हो गई और कीचड़ के बायस मुझसे चला नहीं जा रहा था। अब ऐसा हुआ कि कोई 70s-60s के सॉन्ग्स उस स्पीकर पे चलने लगे। उस पूरे जंगल में वो अजीबो गरीब म्यूजिक वो अजीब ही लग रहा था और बहुत खौफ पैदा कर रहा था। यहाँ अगर इमेजिन करें कि आप सोचें कि आप एक जंगल में ऐसे अकेले हैं, आपका साथी बेहोश है, आपके कंट्रोल रूम में कोई है जो वहाँ के इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और आप बेबस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
तो क्या हालत होगी आपकी। यही मेरे साथ हो रहा था। बहरहाल मैं डरते हुए उस कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता रहा और मैं जैसे ही उस कंट्रोल रूम के करीब पहुंचा तो मैंने डैनियल को एक दरख्त के साथ लिटा दिया। पहले मुझे खुद जाकर देखना था कि कंट्रोल रूम में कौन है। मैंने देखा कि जो भी अंदर था उसने पूरे कंट्रोल रूम की लाइट ऑफ कर रखी थी। ओ मेरे खुदा, कोई तो है यहाँ पर। खैर मैंने टॉर्च ऑन रखी हुई थी।